उम्मीदवारों की प्रतिनिधि और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे हॉल में इकट्ठे हुए बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। और कौन सा नारा दूँ? पूरा भारत में इतने नारे हैं, जौहर, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत गहरे मोड़ पे हम लोग आ चुके हैं और कोल्हापुर के ये बहुत ही ऐतिहासिक भूमि से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। हालांकि यहाँ की आवाम और जनता बड़ी समझदार जनता है और ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जब ऐसा अच्छा मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो शुरुआत में करूँगी कुछ बातों से जो मजाकिया नहीं है, गहरी है। दोस्तों, मंगलसूत्र बिके नोटबंदी में, मंगलसूत्र बिके लॉकडाउन में, मंगलसूत्र बिके ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग भाग कर, मंगलसूत्र बिके बेरोजगारी से जूझने में। मंगलसूत्र अगर बिके हैं तो महंगाई का सामना करने में, बच्चों को पढ़ाई करने में, हमारे अम्मा अब्बा को अस्पताल पहुंचाने में 10 साल से लोग, हमारी आवाम जनता मंगलसूत्र बेच रही है, भूखे पेट पे खा रही है। तो ये जो हमारा मंगलसूत्र है वो गंदे प्रकार से आप चुनावी प्रचार में न लाइए, ये मेरी विनती है। नफरत के भाषण, नफरत की राजनीति से हमारा देश 10 साल से इतने पीछे चला गया है, इतना गिर गया है कि कभी कभी इलाके, घर, सोसाइटी और समाज का भी पहचान हमें नहीं होता है, दोस्तों का भी पहचान लोग भूल गए और ये पता चल गया है कि ये नफरत के पीछे क्या है। जब श्याम दादा ने यहाँ से एक नारा लगाया कि संविधान खत्म करने वाली ताकतों ने ये नफरत फैलाया है समाज, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात समझते और मैं 2014 से ये बार बार कह रही हूँ कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर विधानसभा से लेकर सांसद में एक भी प्रतिनिधि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान विरोधी है। संविधान को खत्म करने की ताकत ही हमारे ऊपर हावी है और सांसद को इस्तेमाल किया जा रहा है संविधान को खत्म करने में किश्ते किश्ते। किस तरह के कानून सांसद में पारित हो रहे हैं, किस प्रकार से कानून पारित हो रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रक्रिया न फॉलो करते हुए आपने देखा 10 साल में कि कानून का शास्त्रीकरण हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ। मतलब कानून ही एक जरिया बना जाए कि आप लोगों के मूल्य अधिकार और जो जीने के अधिकार है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए थे, अनमोल वतन, भूखमरी से बचाव, ठीक ठाक सेहत का अधिकार, ये सब छीनने के लिए कानून पारित हो जा रहे हैं हमारे संसद। इससे बड़ा खतरा कभी देश में नहीं आया। और दोस्तों, इससे पहले कि कोई कह दे कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, कोल्हापुर में दोनों जो उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस पार्टी से हैं और दूसरे शिवसेना, दोनों महाविकास आघाड़ी से हैं, तो हम ये भी कह दें कि हमारा राजनीतिक जीवन ये देश में आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने में शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में हमने वो भी आवाज उठाए हैं, वो भी आपातकाल देखा है, मगर ये जो हाल देश का है 10 साल में, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और इस तरह का एक सरकार इस तरह की बैठी है जो हर तबके पे जंग छेड़ रही है, गरीबों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे, सबसे बड़ा दुश्मन तो मुसलमान को बना करके फिर क्रिश्चियों पे, और कामगार वर्ग और किसान पे जो हमने आंदोलन देखा हमारी जिंदगी में, हमको नसीब हुआ वो आंदोलन देखते हुए, किसान का आंदोलन जो आज भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे 3 कानून पारित किए संसद में वापस लेने पड़े
मगर फिर भी सरकार की नीयत खराब है। अगर ये सरकार वापस आएगी तो नहीं आएगी, अगर आएगी तो वापस उस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारी कृषि का करने जा रहे हैं, और पूरा जो छोटा मोटा अधिकार हमारा किसान का है वो भी छीनने का, और पूरा कृषि को दे देने का, पूरा कॉर्पोरेट अधिकारियों को दे देने का। तो दोस्तों, पहली बात हम समझ लें कि मुझे लगता है कि मुसलमान समाज ये समझ चुका है कि वोट तो डालना है, हर एक इंसान को वोट डालना है, महिला बहन को डालना है, और जो भी समाज को अगर रोका जाता है वोट डालने में तो हमको लड़ लड़ के हमारा वोट डालना है। वोटिंग परसेंटेज हमको बढ़ाना है। हमको ये देखना है कि कोल्हापुर शहर राजर्षि छत्रपति साहू महाराज क्या वो लेगेसी है। ये किताब मैं हाथ में इसलिए आज लेके आई हूँ कि बताने के लिए, जो महाराष्ट्र सरकार ने छापी थी, छत्रपति साहू महाराज द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, मैंने ये 1995 में खरीदी, और पढ़ते पढ़ते हर बार पढ़ते पढ़ते कुछ नया सीखूं, क्योंकि ये पता चलता है कि इस तरह की बातें हमारे पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं है। छत्रपति साहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र सरकार की एसएससी के किताब में क्यों नहीं सिखाया, उन्होंने किस तरह का राज, उस वक्त भी इस तरह का काउंटर रेवोल्यूशन हुआ था। उस वक्त भी वेरोकोटा आंदोलन ने कोशिश की थी कि सामाजिक न्याय जो साहू महाराज जी करने जा रहे थे और किया उन्होंने, उसको पीछे हटाने के लिए ब्राह्मणी बातें और वेदिक बातें करके डरा करके पूरे साहू महाराज को पीछे हटने की प्रेशर डाला। मगर उन्होंने सत्यशोधक समाज को रिवाइव किया, उन्होंने बैकवर्ड समाज को रिवाइव किया, माइनॉरिटी समाज को रिवाइव किया, और इतने इतने बड़े काम शिक्षण तालीम में किए, वाटर मैनेजमेंट में किए, बांध बांधने में किए, सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षण, हर तबके के लिए शिक्षण, हर तबके के लिए हॉस्टल बांधना, आगे की तरक्की अपने समाज के लिए राजर्षि साहू महाराज ने की है। और अगर आज से भारत की जरूरत है 2024 में, तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो ये सब वादे नहीं भूलेगी वहां पे दिल्ली में बैठ, कि आज हमें ऐसे वादे चाहिए आपसे जो हमें मिल रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जो हमें मिल रहे हैं, आगे एनसीपी का भी मैनिफेस्टो बाहर आया है, हमें मिल रहे हैं ये सब चीजें, मगर सरकार बनाने के बाद भी हम आंदोलन जारी रखें, ये अधिकार मिले, क्योंकि सामान्य शिक्षण हर बच्चे के लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, रोजगार का अधिकार, महंगाई और सिलेंडर का प्राइसेस कम होना, जीने का अधिकार, और बिना भय और डर हर भारतीय हिंदुस्तानी को सर उठा करके आंखों से आंख मिला करके जीने का अधिकार हर भारतवासी का अधिकार। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये ताकतें इतनी विकृत है जो हमारे ऊपर हावी हो गई है, वो चाहती है, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो फॉर वर्कर कोड हो, चाहे वो वर्कर्स कोड लाए हैं, और 150 ऐसे अलग अलग कानून जो कामगारों के लिए संघर्ष के बाद बने थे, उसको खत्म करके इस तरह का कानून लाए हैं। सब नोटबंदी में लाए गए। नोटबंदी के वक्त इस तरह के शास्त्रीकरण हमारा कानून का हुआ है। और सीए 2019 के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी, और इसलिए कहना चाहूंगी कि कान खुल के समझो कि वो कानून जो है वो गैर संवैधानिक है। धर्म की लकीर खींचना कानून में वह गैर संवैधानिक। यूएपीए कानून जिसके ऊपर और भी सख्तियां ये सरकार ने लाई, उसका भी वो भी एक शास्त्रीकरण है कानून का। और हमारे नौजवान जो बंद है दिल्ली में, उनको अभी छोड़ने का आवाज हमें उठाना चाहिए। बहुत सारे मसले ये सरकार ने खड़े करके रखे हैं। मानव अधिकार का उल्लंघन, मैं पत्रकार भी हूँ, और कम से कम 6 ऐसे अलग अलग कानून ये सरकार लाने जा रही है जिससे आजाद पत्रकारिता पे हमला है। ब्रॉडकास्टर्स बिल, डिजिटल बिल, प्रेस रजिस्ट्रेशन बिल, लंबे चौड़े आईटी कानून, ताकि आप जब टीवी को छोड़ के, क्योंकि आजकल के टेलीविजन में इतनी नफरत बकी जा रही है कि आप और हम टीवी नहीं देखते, हम यूट्यूब देखते हैं, है कि नहीं? हम सब यूट्यूब देख रहे हैं।
चाहे वो रवीश कुमार है, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, चाहे वो निखिल वागले हैं, चाहे जो भी हो, हम यूट्यूब देख रहे हैं। हमें इस तरह की जहरीली खबर नहीं चाहिए। सरकार अगर ये वापस आएगी तो ये भी अधिकार खत्म कर देगी। और आप सुनिए, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ये सब मेगा कॉर्पोरेशंस, गूगल कॉर्पोरेशन, वो सरकारों के साथ हाथ मिला करके चलते हैं। और इसीलिए ये इलेक्शन का मौका हमें नहीं गंवाना, किसी हाल में नहीं गंवाना। मैं मानती हूँ कि कोल्हापुर हक्कमगंज में तो जीत हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग सोच और समझदार हैं। मगर बाकी महाराष्ट्र में भी हमें जवाब देना पड़ेगा ये ताकतों को, और साथ साथ बाकी भारत हिंदुस्तान में ये हमें कैसे भी करके जो भी हमें करना पड़े कि ये जो ताकत है वो हार जाए। दोस्तों, 10 साल की कहानी, ये सरकार की 10 साल की कहानी इतनी दुख दर्द वाली कहानी है। और याद कभी कभी करना पड़ता है कि पूना शहर में जब मोहसिन शेख की हत्या हुई 13 दिन के बाद, उसके बाद मोहम्मद अखलाक हो या जुनैद हो या तबरेज हो, नाम भी लोग अभी लेते नहीं हैं, तो इतनी शर्मिंदगी वाली हत्या अब कर रहे हैं। और ऊपर सबसे बड़े पद में बैठे हुए लोगों को इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो बोले कि ये जो हो रहा है वो गलत है। आप चाह रहे हैं कि एक पूरे तबके को जलील करके रखो, आप चाह रहे हैं कि आप पूरे तबके को दूसरा दर्जा दे जो नागरिकता का। मगर जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान जिंदा है और रहेगा, ये हमारा वादा है, तब तक आप न कोई मुसलमान, दलित, क्रिश्ची, सिख या कोई भी समुदाय को आप दूसरा दर्जा का आप नहीं जगह दे सकते। कम से कम ये संविधान ने सपना तो दिया। हकीकत अगर अलग थी तो कम से कम ये संविधान हम सबको बांध के रखता है, वो एक सपना, एक लक्ष्य और आश्वासन हमें देता है कि ये देश सबका है, यहाँ पे बराबरी है, यहाँ पे समता है, कानून के सामने बराबरी है। और इस तरह का सीए जैसा कानून जो नाज़ी जर्मनी में भी जूस के खिलाफ हिटलर ने पारित किया था, वो हमें नामंजूर। दोस्तों, मैं आदिवासियों के बीच में भी बहुत काम करती हूँ, और आदिवासी बहन भाइयों ने आज़ादी के 56 साल के बाद 2006 में ऐसा कानून अपने आप हाथ में लिया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिससे उनको सैकड़ों साल जो उनका जमीन का अधिकार है कानूनी स्तर पे उनको मिल गया। अगर वो लड़ के अगर वो क्लेम्स डालेंगे तो वो जमीन उनके नाम धीरे धीरे आ सकती है। ऐसा कानून उन्होंने पारित करवाया संसद से 56 साल आज़ादी के बाद। 2013 के बाद क्या? 2013 के बाद ये कानून को कमजोर करने के लिए 3 और कानून पारित किए गए। अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट टू माइनिंग एक्ट, अमेंडमेंट टू हाईवेज एक्ट, ताकि आप आदिवासियों के भी अधिकार खत्म करें। मैं ये सब लंबा चौड़ा क्यों बता रही हूँ? ये बताने की कोशिश आपको कर रही हूँ कि सामने लगता है कि उनका दुश्मन मुसलमान है, मगर वाकई उनका जो दुश्मन है वो हर भारतवासी और हर तबका है। वो चाहते हैं कि बस चंद लोग को अमीर बना करके हमारे पूरे पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट कैपिटल में डाल करके रेलवेज को आपने खत्म किया। आपने जो भी हमारी संपत्ति थी पब्लिक सेक्टर में उनको खत्म करके खोखला बना करके आपने कुछ लोगों को पब्लिक सेक्टर में आपने मजबूत किया। वंदे भारत आप चला रहे हैं और बाकी ट्रेनों को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, बाकी टिकटों को खत्म कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं टिकट को, कैंसिलेशन चार्जेस क्या है, ये सब तत्काल में कितना मिलता है, ये कोई सवाल पूछने की नहीं। सवाल है कि इतने जंग लड़ने पड़ रहे हैं हमको कि जंग लड़ने का भी समय नहीं है, आंदोलन चलाने का भी समय नहीं है। महंगाई तो बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का दाम शर्मनाक है, सब्जी रोटी खाना मुश्किल हो गया है, मगर साथ साथ
पूरे हमारी जो पूंजी है उसके निजीकरण का जो हो रहा है, यही असल मकसद ये सरकार, प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जो चाहे वो आदिवासियों की जमीन हो या चाहे वो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, उसको पूरा ट्रांसफर करके कुछ हाथों में दे दो। और ये कृषि कानून के पीछे यही एक साजिश कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म करके पूरा स्टोरेज को अडानी को हाथ में दे। मतलब आप चाहते हैं कि हमारी पूरी संपत्ति हम अरबपति को दे दें, जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका संविधान के साथ कोई लेना देना नहीं है और जिसकी दोस्ती है आप लोगों के साथ। तो ये जो हमारे पूरा गणतंत्र को खत्म करके, खोखला बना करके, संविधान को खत्म करके एक कॉर्पोरेट क्रोनिक कॉर्पोरेट अथॉरिटेरियन स्टेट जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, उसको हमें रोकना है, कैसे भी करके रोकना है। आप 5 मिनट के लिए आप अगर बंद करें और बस इतना सोचें कि 10 साल में सबसे बड़े, सबसे खराब, सबसे खतरनाक हादसा कौन सा? क्या वो मणिपुर का था, जिसको अभी 3 मई को 1 साल हो जाएगा। आज भी 41,000 लोग रिलीफ कैंप में हैं, 200 लोगों के ऊपर की मृत्यु हो गई। साढ़े 300 चर्चेस को खत्म किए वहां पे। या वो हाथरस कांड है जहाँ पे एक नौजवान दलित बच्ची के ऊपर इतना हादसा हुआ और उसके बाद अंतिम क्रिया करने भी नहीं दिया, उनकी जो बॉडी थी अंतिम क्रिया भी नहीं दी उनके माँ बाप को, उनके भाई को। हाथरस कांड था। या मंदसौर था जहाँ पे आपने किसानों पे गोली चला दी। या वो था कि जब आपने टेकरी बॉर्डर पे आपने टीयर गैस सेल से आपने एक किसान को अंधा कर दिया। कौन सा हादसा ज्यादा खतरनाक? जुनैद का, तबरेज का, राजसमंद का? हम बस तोड़ते जाएंगे और नाम गिनते जाएंगे। इतना मैं कह सकती हूँ, ये जवाबदेही सरकार नहीं है, ये लोकशाही में मानने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि ये मूल तरीके से जो ताकत बैठी है सांसद में, दिल्ली में और 9-10 राज्यों में, वो खुद गैर संवैधानिक सोच में डूबी हुई है। और वो गैर संवैधानिक सोच निकलती है और खत्म होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। उन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया, बल्कि हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ में बैठकर सरकारें बनाई। और फिर जो हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों ने अपने वसूलों पे पाकिस्तान को नकारा, उनके साथ आप बदला ले रहे हो। ये शर्म की। मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म में मानने वाले, बाकी धर्म में मानने वाले हर भारतवासियों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत ही एक खतरे की मोड़ पे बात है। बहुत बड़ी चुनौती है ये इलेक्शन। कई लोग बड़े दुश्मन हैं ये सरकार के, कई लोग छोटे दुश्मन हैं। शायद हमें पहले में गलती ना जाता है, मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि ये सरकार ऐसी सरकार है, वो सोचे समझे नागरिक से कुछ लेना देना नहीं है सरकार। ये सरकार को भीड़ चाहिए, भेड़ बकरे चाहिए, अंधभक्त चाहिए। ये सरकार को बस ऐसे लोग चाहिए जो अंधभक्ति में डूबे रहे और सवाल नीतियों पे नहीं करे, अपना प्रतिरोध और अपना विरोध व्यक्त करना लोकशाही और जमहूरियत में हमारा प्राथमिक अधिकार है। वो अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। और मैं मानती हूँ कि कोल्हापुर की जनता हो, कंगले की जनता हो या सारी महाराष्ट्र की जनता हो, इस बार हम कम से कम राहत के लिए ऐसी ताकतों को बिठाएंगे जो संविधान में मानती है, जो बदलाव में मानती है और जो लोगों के अधिकार में मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया।